हेनरी फायोल 29 जुलाई 1841 को फ्रांस में पैदा हुए। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थिंकर थे। उन्होंने पहली बार मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में डिफाइन किया। फायोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उनका मानना था कि मैनेजमेंट सिर्फ फैक्ट्री चलाना नहीं होता, बल्कि लोगों, काम और रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन देना है। फायोल ने ऑब्जर्व किया कि चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी, मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हर जगह काम करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज और मोटिवेट करना चाहिए, अथॉरिटी, डिसिप्लिन और टीम वर्क का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। चलो एक एक करके 14 प्रिंसिपल्स को समझते हैं। 1. डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम का स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है बड़ा काम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और हर एम्प्लॉय को उसके स्किल के हिसाब से असाइन करो। जब काम डिवाइड होता है और एम्प्लॉयज अपने स्पेसिफिक टास्क में स्पेशलाइज करते हैं, तो एफिशिएंसी, स्पीड और क्वालिटी नेचुरली इंप्रूव होती है। सिंपल वर्ड्स में, हर वर्कर एक स्पेसिफिक काम रिपीट करता है, उसकी स्किल और एक्सपर्टीज डेवलप होती है, बड़ा काम सिस्टमैटिकली कंप्लीट होता है, एरर्स और वेस्टेज कम होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें कटिंग टीम फैब्रिक को एक्यूरेटली कट करते हैं, स्टिचिंग टीम टेलर्स सिर्फ स्टिचिंग का काम करते हैं, पैकिंग टीम रेडी गारमेंट्स को प्रॉपर्ली पैकेज करते हैं। रिजल्ट, वर्क स्पेशलाइज्ड हुआ तो प्रोडक्शन फास्ट और एक्यूरेट हुआ, क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं। अगर डिवीजन ऑफ वर्क ना हो तो वर्कर्स रैंडम काम करें तो मिस्टेक्स और वेस्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, फैक्ट्री एस्टिमेशन डेडलाइंस मिस करेगा। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस 1. एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बार बार सेम काम से स्पीड बढ़ती है। 2. स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है, एम्प्लॉय एक्सपर्ट बन जाता है। 3. क्वालिटी इंप्रूव होती है, काम बेटर और कंसिस्टेंट होता है। डिसएडवांटेजेस 1. मोनोटोनी आ सकती है, सेम काम से बोर्डम। 2. फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, एम्प्लॉय दूसरा काम नहीं कर पाता। तो सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पावर और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो पावर या अथॉरिटी एम्प्लॉय को दी जाती है, उसके साथ इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना क्रिटिकल है ताकि वर्कफ्लो स्मूथ और डिसिप्लिन रहे। सिंपल वर्ड्स में, अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने और इंस्ट्रक्शंस देने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम कंप्लीट करने और रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल रहना। दोनों का बैलेंस होना क्रिटिकल है ताकि वर्कफ्लो स्मूथ और डिसिप्लिन रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टॉय फैक्ट्री है जिसमें शिफ्ट सुपरवाइजर को अथॉरिटी दी जाती है, वर्कर्स असाइन करना, प्रोडक्शन स्केड्यूल मॉनिटर करना। उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। अगर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिसमैच हो तो काम डिले, मिस्टेक्स और ब्लेम गेम्स होगा। रिजल्ट, बैलेंस्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टास्क्स एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है। इम्बैलेंस तो कंफ्यूजन और लो प्रोडक्टिविटी। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस 1. अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेसेबल होता है। 2. एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, डिसीजंस और टास्क्स प्रॉपर्ली अलाइंड होते हैं। 3. डिसिप्लिन मेंटेन होता है, मिसयूज ऑफ पावर अवॉइड होता है। डिसएडवांटेजेस, एक्सेस अथॉरिटी, मिसयूज का रिस्क, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, स्ट्रेस और इनएफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन यानी रूल्स और ओबीडियंस। डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और अग्रीमेंट्स का रिस्पेक्ट और उनका प्रॉपर फॉलो होना। डिसिप्लिन के बिना ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज अपने टास्क टाइम पर कंप्लीट करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हों। सिंपल वर्ड्स में, एम्प्लॉयज को कंपनी के रूल्स और अग्रीमेंट्स फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन से ऑर्डर, एफिशिएंसी और स्मूथ ऑपरेशंस मेंटेन होते हैं। ये प्रिंसिपल म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी स्ट्रेंथन करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टील फैक्ट्री जिसमें वर्कर्स टाइमली शिफ्ट्स अटेंड करें और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। सुपरवाइजर चेक करता है कि प्रोटेक्टिव गियर और सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता तो एक्सीडेंट्स, डिलेज और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आउटकम, डिसिप्लिन्ड वर्कर्स से प्रोडक्शन स्मूथ और सेफ होती है। अनडिसिप्लिन्ड वर्कर्स से मशीनरी डैमेज, इंजरीज और प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस 1. ऑर्डर और एफिशिएंसी मेंटेन होती है। 2. एक्सीडेंट्स और मिस्टेक्स कम होते हैं। 3. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रांग होता है। डिसएडवांटेजेस 1. रिजिड एनवायरनमेंट, ओवरली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी और मोराल कम हो सकता है। 2. रेजिस्टेंस, अगर रूल्स अनरियलिस्टिक हैं तो रेजिस्टेंस और डिससैटिस्फैक्शन। फोर्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक बॉस एक रिपोर्टिंग लाइन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर यानी बॉस को रिपोर्ट करना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस से नहीं। जब एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा सुपरवाइजर्स के ऑर्डर्स मिलते हैं तो कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी होती है।
क्लियर रिपोर्टिंग लाइन डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करती है। सिंपल वर्ड्स में, हर एम्प्लॉय का एक ही अथॉरिटी पॉइंट हो। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट, मिस्टेक्स और टेंशन होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है जिसमें असेंबली वर्कर्स सिर्फ शिफ्ट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, शिफ्ट सुपरवाइजर सिर्फ प्लांट मैनेजर को रिपोर्ट करें, प्लांट मैनेजर सिर्फ सीईओ को रिपोर्ट करें। अगर वर्कर को साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर दोनों इंस्ट्रक्शंस दें तो कंफ्यूजन, डुप्लीकेट वर्क और मिस्टेक्स होंगे। रिजल्ट: ऑर्डर्स क्लियर, वर्क एफिशिएंटली कंप्लीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: 1. कंफ्यूजन अवॉइड होता है जब एक ही बॉस से एम्प्लॉय को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। 2. डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, रिपोर्टिंग लाइन क्लियर। 3. अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली ट्रेसेबल होता है। डिसएडवांटेजेस: रिजिड स्ट्रक्चर, सडन अर्जेंट चेंजेस में फ्लेक्सिबिलिटी कम। सुपरवाइजर डिपेंडेंसी, अगर सुपीरियर एब्सेंट हो तो काम डिले हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट: यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सब एफर्ट्स और एक्टिविटीज एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के अंदर होनी चाहिए और एक लीडर के गाइडेंस में चलने चाहिए। अगर एक कंपनी में अलग अलग टीम्स अपनी अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एफर्ट्स डुप्लीकेट होंगे और रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट होंगे। सिंपल वर्ड्स में, सब डिपार्टमेंट्स एक कॉमन गोल के लिए अलाइंड हो, सबको सेम स्ट्रैटेजी और प्लान फॉलो करना चाहिए। इससे कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हाई होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लास्टिक बॉटलिंग फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है कि 5000 बॉटल्स पर डे प्रोड्यूस करनी है। मार्केटिंग टीम प्लान करती है सेल्स प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिस्टिक्स टीम ऑर्गेनाइज करती है टाइमली डिलीवरी। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो ना हो तो प्रोडक्शन ज्यादा करे, मार्केटिंग कम तो अनसोल्ड स्टॉक, लॉजिस्टिक्स रेडी नहीं तो डिलीवरी डीले, कंपनी रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट होगा। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो हो तो सब डिपार्टमेंट्स एक प्लान के अंडर काम करते हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज होते हैं। आउटपुट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: 1. कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, सब टीम्स अलाइंड होते हैं। 2. रिसोर्सेज एफिशिएंट यूज होते हैं तो वेस्ट कम होता है। 3. ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस: गलत प्लान तो पूरी टीम फेल, अगर लीडर या स्ट्रैटेजी गलत हो तो फ्लेक्सिबिलिटी कम, सडन चेंजेस में अडेप्ट करने में डीले। सिक्स्थ पॉइंट: सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कंपनी इंटरेस्ट पे प्रायोरिटी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है हर एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी के गोल्स हमेशा सबके पर्सनल गोल्स से ऊपर होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन तभी एफिशिएंटली और सक्सेसफुली चल सकती है जब सब एम्प्लॉयज का फोकस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पर हो, न कि अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स पर। सिंपल शब्दों में, अगर एक एम्प्लॉय सिर्फ अपनी पर्सनल गेन के लिए काम करेगा तो क्वालिटी, टीम वर्क और डेडलाइन सफर करेंगे। अगर कंपनी के इंटरेस्ट को पहला प्रायोरिटी मिले तो वर्क फ्लो स्मूथ, प्रोडक्टिविटी और मोराल हाई होगा। ये प्रिंसिपल टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसमें वर्कर का पर्सनल गोल है बोनस जल्दी कंप्लीट करना, इसलिए वो शॉर्टकट्स लेकर लो क्वालिटी फर्नीचर बनाता है। अगर सेम वर्कर कंपनी गाइडलाइंस फॉलो करे और क्वालिटी मेंटेन करे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई, कंपनी रेपुटेशन स्ट्रांग, टीम के साथ कोऑपरेशन और ट्रस्ट बिल्ड होता है। आउटकम: पर्सनल इंटरेस्ट पहले, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, लॉसेस होगा। कंपनी इंटरेस्ट पहले, क्वालिटी हाई, टीम वर्क स्ट्रांग, बिजनेस ग्रोथ स्टेडी होगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: 1. टीम वर्क इंप्रूव होता है, सब एम्प्लॉयज एक गोल के लिए अलाइंड काम करते हैं। 2. कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रो करती है, फोकस गोल्स पे है। 3. कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, अलाइंड ऑब्जेक्टिव्स। डिसएडवांटेजेस: एम्प्लॉय डीमोटिवेशन, अगर पर्सनल गोल्स इग्नोर होते हैं, सेटिस्फैक्शन कम हो सकती है। 2. रेजिस्टेंस, कुछ एम्प्लॉयज इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करते। सेवेंथ पॉइंट: रेम्यूनरेशन, यानी फेयर सैलरी और इंसेंटिव्स। रेम्यूनरेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज को उनके काम और कंट्रीब्यूशन के लिए फेयर सैलरी, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के हिसाब से प्रॉपर रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिले तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल वर्ड्स में, रेम्यूनरेशन सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स और रिकग्निशन भी इंक्लूड होता है। फेयर पे से एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी और रिटेंशन इंप्रूव होती है। अंडर पे या अनफेयर ट्रीटमेंट तो डीमोटिवेशन, एब्सेंटिज्म और टर्नओवर हाई होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टॉय फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स को मंथली सैलरी मिलती है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फेयर है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या हाई क्वालिटी आउटपुट के लिए बोनस और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। सुपरवाइजर बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को रिकग्निशन और सर्टिफिकेट्स देता है। आउटकम: वर्कर्स मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव है, क्वालिटी और आउटपुट हाई है, एम्प्लॉय लॉयल्टी स्ट्रांग होता है। अगर रिम्यूनरेशन अनफेयर हो तो
हाई परफॉर्मर्स डीमोटिवेटेड फील करेंगे, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ड्रॉप होगी, डिस्प्यूट्स और एब्सेंटीज्म इंक्रीज। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: मोटिवेशन हाई होती है, एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, एम्प्लॉय लॉयल्टी स्ट्रांग होती है, रिटेंशन इंप्रूव, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। डिसएडवांटेजेस: कॉस्ट हाई हो सकती है, बोनसेस और इंसेंटिव्स का फाइनेंशियल बर्डन, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्यूट्स, अगर कुछ एम्प्लॉयज परसीव करते हैं कि रिवॉर्ड्स अनइक्वल हैं। एथ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग का बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल का फोकस है डिसीजन मेकिंग पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, लोअर लेवल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को भी डिसीजंस लेने का अधिकार मिलता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का सही बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, फास्ट और वेल कंट्रोल्ड बनाता है। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, लोअर लेवल एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड और रूटीन डिसीजंस स्लो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल लूज हो जाता है और कोऑर्डिनेशन फेल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल डिसीजंस हैंडल करे, लोअर लेवल मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस और रूटीन डिसीजंस मैनेज करे। इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पीड, एफिशिएंसी और कंट्रोल दोनों मेंटेन रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसमें टॉप मैनेजमेंट, सीईओ एंड बोर्ड डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में न्यू कार मॉडल लॉन्च होगा। प्लांट मैनेजर डिसाइड करता है डेली असेंबली स्केड्यूल, मशीन एलोकेशन और वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। शिफ्ट सुपरवाइजर्स असाइन करते हैं स्पेसिफिक वर्कर्स को मशीन्स और टास्क। आउटकम: प्रोडक्शन स्मूथली चल रही है, डेडलाइंस मीट हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन्ड है। अगर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता तो सुपरवाइजर्स और प्लांट मैनेजर्स को हर छोटी डिसीजन के लिए सीईओ से अप्रूवल लेना पड़ता, डिलेज और फ्रस्ट्रेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता तो सुपरवाइजर्स और वर्कर्स अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते, कोऑर्डिनेशन फेल, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: बेटर कंट्रोल, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे फोकस कर सकती है। फास्टर रूटीन डिसीजंस, लोअर लेवल मैनेजर्स डे टू डे ऑपरेशंस एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। एफिशिएंसी और डिसिप्लिन मेंटेन्ड। डिसएडवांटेजेस: गलत बैलेंस, डिलेज और केओस, अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का रेशियो सही नहीं है, डीमोटिवेशन या कंफ्यूजन, एम्प्लॉयज को या तो कम अथॉरिटी मिले या ज्यादा, प्रोडक्टिविटी डाउन। नाइन्थ, स्केलर चेन, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का प्रॉपर चेन। स्केलर चेन का मतलब है अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की एक लीनियर और क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल एम्प्लॉयज तक। हर डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटी के चेन के अकॉर्डिंग फ्लो करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। यानी सीईओ, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, हर एम्प्लॉय सिर्फ अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करे, बाईपास ना करे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टील फैक्ट्री जिसमें सीईओ डिसाइड करता है कि नेक्स्ट मंथ 10% प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। प्लांट मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है, इम्प्लीमेंट प्लान। शिफ्ट सुपरवाइजर डेली टारगेट्स डिवाइड करे वर्कर्स में, वर्कर्स अपने स्पेसिफिक मशीन्स और टास्क पे काम करें। अगर स्केलर चेन फॉलो ना हो तो वर्कर्स डायरेक्टली सीईओ को अप्रोच करते तो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन हो जाता। रिजल्ट: ऑर्डर्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, टास्क मिस हो सकते हैं, प्रोडक्शन टारगेट्स मिस हो सकते हैं। स्केलर चेन इंश्योर करता है कि हर इंस्ट्रक्शन और फीडबैक प्रॉपर्ली फ्लो हो और कंफ्यूजन ना हो। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: क्लियर कम्युनिकेशन, सबको पता है किससे ऑर्डर लेना है और किससे रिपोर्ट करना है। डिसिप्लिन मेंटेन्ड, अथॉरिटी की लाइन क्लियर है, केओस कम। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर, अगर कुछ गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। डिसएडवांटेजेस: लॉन्ग चेन डिले, टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन बॉटम तक पहुंचने में टाइम लगता है। मैसेज डिस्टॉर्शन, अगर चेन बहुत लंबी हो तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन में चेंजेस हो सकते हैं। 10th, ऑर्डर, सही जगह पे सही चीज और सही आदमी। ऑर्डर का मतलब है राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है जब रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हों। कियोटिक एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी लो होती है, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं और कॉस्ट बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर स्किल्ड वर्कर को कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेट करने के लिए नहीं रखा और उनको सिंपल काम पे बिजी रखा तो टाइम वेस्ट होगा। अगर रॉ मटेरियल गलत जगह पे रखा तो प्रोडक्शन डिले होगा। अगर टीम मेंबर्स उनके टास्क्स के लिए सही पोजीशन में नहीं है तो कोऑर्डिनेशन फेल होगा। ऑर्डर प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हर चीज और हर एम्प्लॉय अपनी प्रॉपर प्लेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो ताकि प्रोडक्शन स्मूथ और एफिशिएंट हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री जिसमें स्किल्ड टेलर्स सिर्फ स्टिचिंग का काम करें, कटर्स फैब्रिक को एक्यूरेटली कट करें, पैकेजर्स रेडी गारमेंट्स को सही पैकेजिंग लाइन में अरेंज करें। अगर टेलर्स कटर्स का काम करें या रॉ मटेरियल गलत जगह पे हो तो स्टिचिंग स्लो, डिफेक्टिव गारमेंट्स बढ़ेंगे और फाइनल डिलीवरी डिले हो जाएगी। रिजल्ट: ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो करने से प्रोडक्शन फास्ट और एक्यूरेट होता है, मिस्टेक्स कम होते हैं, रिसोर्स वेस्ट कम होता है। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: एफिशिएंसी बढ़ती है, सही लोग सही जगह पे काम करते हैं और इससे आउटपुट हाई होता है।
टाइम और रिसोर्स सेव होता है, मटेरियल्स और मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन स्मूथ होता है, वर्क फ्लो ऑर्गेनाइज्ड। डिसएडवांटेजेस: रिजिड स्ट्रक्चर, सडन चेंजेस और इमरजेंसीज में फ्लेक्सिबिलिटी कम, एडेप्टेशन स्लो, एम्प्लॉयज अपने फिक्स्ड रोल में बिजी रहते हैं, न्यू टास्क्स में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। 11th, इक्विटी, न्याय और फेयरनेस। इक्विटी का मतलब है एम्प्लॉयज के साथ फेयरनेस और जस्टिस मेंटेन करना। एम्प्लॉयज तभी लॉयल और मोटिवेटेड रहेंगे जब उनके साथ इम्पार्शियल और फेयर ट्रीटमेंट हो। सिंपल वर्ड्स में, इक्विटी का मतलब सिर्फ सैलरी इक्वालिटी नहीं, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में भी फेयरनेस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज का ट्रस्ट मैनेजमेंट में बना रहे और मोराल हाई हो, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग हो। फयोल के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब एम्प्लॉयज अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन वीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली फैक्ट्री जिसमें सब असेंबली लाइन वर्कर्स को सेम लेवल के काम के लिए इक्वल पे दिया जाता है। जो एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उनको बोनस और रिकग्निशन मिलता है। टीम मीटिंग्स में सबके आइडियाज कंसिडर किए जाते हैं। रिजल्ट: वर्कर्स फील रिस्पेक्टेड और मोटिवेटेड हैं, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव होती है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं, ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। अगर इक्विटी फॉलो ना हो तो सीनियर वर्कर को ज्यादा रिवॉर्ड, जूनियर को इग्नोर, टीम वर्क वीक, एब्सेंटीज्म और टर्नओवर बढ़ जाता है। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: ट्रस्ट और लॉयल्टी स्ट्रांग होती है, एम्प्लॉय मोराल हाई, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स कम। डिसएडवांटेजेस: बायस एलिगेशंस, अगर मैनेजमेंट गलती से अनइक्वल ट्रीट करे तो कंप्लेंट्स। परसेप्शन इश्यूज, कभी कभी फेयरनेस परसेप्शन एम्प्लॉयज में डिफर हो सकता है। 12th, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी और कॉन्टिन्यूटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि एम्प्लॉयज को उनके काम में एक सर्टेन टाइम तक जॉब सिक्योरिटी और कॉन्टिन्यूटी मिलनी चाहिए। जितनी ज्यादा एम्प्लॉय स्टेबिलिटी होगी उतना ही उनका एक्सपीरियंस, स्किल और एफिशिएंसी डेवलप होगा। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। सिंपल वर्ड्स में, अगर एम्प्लॉयज बार बार चेंज होते रहेंगे तो कंपनी नॉलेज और स्किल लूज करेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। स्टेबल वर्कफोर्स से लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट होता है और कंपनी को ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मिलती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसमें स्किल्ड बाइसिकल असेंबली वर्कर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। वर्कर्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फैक्ट्री में प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो रहे हैं और न्यू हायर्स को ट्रेन करने की कॉस्ट कम हो रही है। अगर टर्नओवर हाई होता तो नए वर्कर्स ट्रेंड नहीं, प्रोडक्शन स्लो, नॉलेज और एक्सपीरियंस लॉस, प्रोजेक्ट्स डिलेड, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: एक्सपीरियंस डेवलप होता है, वर्कर्स स्किल्ड और एक्सपर्ट बनते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है, नए एम्प्लॉयज रिपीटेडली ट्रेन करने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन स्मूथ होते हैं, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी हाई। डिसएडवांटेजेस: लेजी एम्प्लॉयज का रिस्क, लॉन्ग टेन्योर के साथ कॉम्प्लेसेंसी, परफॉर्मेंस लो होने पर रिप्लेसमेंट स्लो। 11th, इनिशिएटिव, एम्प्लॉय आइडियाज और इनोवेशन। इनिशिएटिव का मतलब है कि एम्प्लॉयज को नए आइडियाज प्रपोज करने, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने और अपने काम में प्रोएक्टिव होने का हक मिलना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते रहेंगे और अपनी सोच नहीं लगाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट नहीं कर पाएगी और कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगी। सिंपल वर्ड्स में, इनिशिएटिव एनकरेज करता है ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं कि वो प्रोसेस या प्रोडक्ट इंप्रूव करें, ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। फयोल कहते थे कि इनिशिएटिव को एनकरेज करना मैनेजमेंट का काम है ताकि ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जिसमें वर्कर नोटिस करता है कि मशीन लेआउट इनएफिशिएंट है, बॉटलनेक्स हैं तो प्रोडक्शन स्लो होता है। वर्कर सजेस्ट करता है मशीन रीअरेंजमेंट और वर्क फ्लो चेंज। सुपरवाइजर और मैनेजमेंट सजेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन स्पीड 20% इंप्रूव, वेस्टेज कम। अगर इनिशिएटिव अलाउ ना हो तो वर्कर्स सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेंगे तो इनएफिशिएंसी कंटिन्यू होगा, स्मॉल प्रॉब्लम्स बिग इश्यूज बन जाते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट लो होता है। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस: इनोवेशन इंक्रीज होती है और नए आइडियाज और इंप्रूवमेंट्स आते हैं। ओनरशिप फीलिंग डेवलप होती है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और रिस्पॉन्सिबल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। डिसएडवांटेजेस: अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, अगर मैनेजमेंट आइडियाज को इग्नोर करे या अप्रूव ना करे तो फ्रस्ट्रेशन, टू मेनी आइडियाज कंफ्यूजन, मल्टीपल अनकोऑर्डिनेटेड सजेशंस हो सकते हैं। 14th, एस्पिरिट डिकॉर, टीम स्पिरिट और यूनिटी। एस्पिरिट डिकॉर का मतलब है टीम स्पिरिट, यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करना। जितनी ज्यादा यूनिटी और टीम स्पिरिट होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट, कोलैबोरेशन और मोराल स्ट्रांग होगा। अगर एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में, एम्प्लॉयज अपने कलीग्स के साथ ट्रस्ट और हार्मनी में काम करते हैं, टीम मेंबर्स म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग कल्चर और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। एस्प्री डेकोर का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट्स कम करना, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को एनहांस करना, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग करना।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जिसमें फैक्ट्री में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, स्मॉल कॉम्पिटिशन्स, सेलिब्रेशंस, ट्रेनिंग सेशंस। वर्कर्स एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, डेडलाइंस मीट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। रिजल्ट, प्रोडक्शन टारगेट्स इजीली मीट हो जाते हैं, वर्क प्लेस मोरल हाई और एम्प्लॉइज हैप्पी हैं। अगर एस्प्री डेकोर इग्नोर हो तो 1, वर्कर्स अपने काम में आइसोलेटेड फील करेंगे। 2, टीम कोऑपरेशन कम होगा और एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगा। 3, कॉन्फ्लिक्ट्स और एब्सेंटीज्म इंक्रीज होगा। चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस 1, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एम्प्लॉइज एक टीम की तरह काम करते हैं। 2, हाई कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट, प्रोजेक्ट्स स्मूथली कंप्लीट होते हैं। 3, मोराल इंप्रूव होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सेटिस्फैक्शन। डिसएडवांटेजेस 1, ग्रुपिज्म का रिस्क, अगर कुछ ग्रुप्स ज्यादा बॉन्डेड हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स। 2, ओवर बॉन्डिंग इक्वल्स डिसिप्लिन लूज, टू मच इनफॉर्मल बॉन्डिंग अथॉरिटी इग्नोर कर सकता है। याद रखो, बिजनेस को पैसा नहीं मैनेजमेंट चलाता है, और जो 14 प्रिंसिपल समझ गया वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, लीडर बनने के रास्ते पर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।